हेलो। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देखो आरएसी की फ़र्स्ट क्विज़ करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लगभग तुम्हारे लिए 15 क्वेश्चंस कराऊँगा, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे जो एग्ज़ाम में तुम लोगों को करने को आएंगे। सही है। तो यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब मैं आप लोग एमसीक्यू करने बैठें तो उससे पहले एक पेज और एक पेन अपने पास रख लें, जिससे कि वो क्वेश्चन आप करें तो मेरे आंसर बताने से पहले उसका टिक आप लोग लगा लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने जो आंसर लगाए हैं वो सही है या गलत है। सही। तो जितना वैसे मैंने पढ़ा है उसी में से तुम लोगों का क्वेश्चंस आने वाले हैं और कहीं एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं आएंगे। और जो एमसीक्यू करा रहा हूँ उससे आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि मैं जितना करा रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं, और वो कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है। ओके। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्विवेलेंट टू। तो जो यहाँ पर बोला गया है उसके कहने का मतलब है कि 1 टन रेफ्रिजरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए ये हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था और ये बेसिक है और आप लोगों को इसी बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन मैंने आप लोगों को बताया था किसके बराबर होता है। 1 टन इजगल टू तुम्हारा होता है 3.5 किलो वाट। ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 3.5 किलो वाट। सही। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या, इसका आंसर क्या हो गया आपका ए। अब यहाँ पर आपको दूसरी टर्म में भी आ सकता है। एक होता है 1 टन जो रेफ्रिजरेशन होता है, तो ये होता है 210 किलो जूल पर मिनट के फॉर्म में भी। सही। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों नाम याद रख, दोनों यूनिट में याद रखना होगा, किलो वाट और किलो जूल पर मिनट। तो इसे आप किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब मिनट को आप लोग सेकंड में लिख देंगे, तो 210/60 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि आपका आंसर कितना आएगा, 3.5 किलो वाट हो जाएगा, मतलब किलो जूल पर सेकंड हो जाएगा। ओके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर क्या है तुम्हारा 3.5 किलो वाट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप लोग इसे पहले पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिएगा। द COP ऑफ ए हीट पम्प। COP जो हीट पंप की है वो इन्होंने क्या बता के रखी है, इन्होंने अपना साइन लिया है यहाँ पर बीटा HP, मतलब तुम्हारा हीट पंप की बीटा। और यहाँ पर जो हमने इन्होंने बताया है एंड द COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर की बीटा रेफ्रिजरेटर आर रिलेटेड एज, मतलब जो आपकी हीट पंप की एफिशिएंसी है और आपकी रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी है वो उसका जो संबंध है वो क्या है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो COP होती है वो अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को याद होगा जो COP था, COP ऑफ हीट पंप इज़ ग्रेटर दैन, मैंने बताई थी किससे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके। तो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन भी लिखाया था कि क्या होता है। तो हम लोगों ने बीटा इसकी क्या ले रखी है, इनके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेते हैं, तो बीटा HP। सही है। अगर हम ये इक्वल करते हैं तो यहाँ पर देखो इसके साइड में क्या आ जाता है, बीटा रेफ्रिजरेशन, मतलब COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। ओके। दैट इज ये क्या होगा, बीटा HP, मतलब हीट पंप की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, एक अधिक होती है किससे, जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की होती है उससे। तो ये जो रिलेशन बनना है तो वो किस टाइप का बनना है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखता होगा बीटा HP, मतलब हीट पंप माइनस बीटा रेफ्रिजरेशन इजगल टू कितना आ गया 1। ओके। तो आपको जहाँ पर भी ये आंसर दिख रहा है तो आप वो आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बीटा HP माइनस बीटा रेफ्रिजरेटर इजगल टू 1 होना चाहिए। तो वो आपको कौन सा आंसर दिख रहा है यहाँ पर, B। तो हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, B। ओके। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। इसे मैंने प्रूफ भी कराया था कि कैसे आ रहा था, आप लोग अगर इसे करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ये आपके लिए घर से क्वेश्चन करिएगा। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बोला गया है अ हीट पंप ऑपरेट ऑन ए कार्नोट साइकिल पंप हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एट द 300 केल्विन टू ए रिजर्वायर एट 600 केल्विन, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ ए परफॉर्मेंस इज। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है जो हीट पंप है वो ऑपरेट कर रहा है किस पे, कार्नोट साइकिल पे। सही है। तो जो हीट पंप है उसका जो रिजर्वायर है वो कितने पे, एक तो 300 केल्विन पे है और एक किस पे 600 केल्विन पे। तो हम लोगों को यहाँ पर COP निकाल के बतानी है। सही।
तो आप लोग यहाँ पर दोनों चीज़ें समझ लें, हिंदी इंग्लिश में भी। इंग्लिश में जैसे आता है वो इंग्लिश में करें, और हिंदी में मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग समझ लो आराम से और आंसर दीजिए इसका। सही। तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या करना होगा, पहले हम लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो देखिए इस टाइप के, मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जो सिंपली होंगे और छोटे भी होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो COP हीट पंप का कितना होता है मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि इसमें हम लोग क्या लेते हैं। देखो ये कारनोट की बात की गई है, कारनोट मतलब टेम्परेचर रिलेटेड होता है, मतलब तो TH मतलब हाई टेम्परेचर अपॉन TH माइनस TL। तो मैं इसमें बता चुका हूँ आप लोगों को केस में रखना होगा केल्विन में। तो इसमें केल्विन में ऑलरेडी दे रखा है, तो केल्विन में ऑलरेडी दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या, TH कितना हो गया आपका, देखो 600 हाई टेम्परेचर अपॉन ये कितना हो जाएगा तुम्हारा लोअर टेम्परेचर। तो ये 600 माइनस 300 दैट इज़ 600 अपॉन 300, आंसर इज इक्वल टू 2 आ गया। दैट इज़ इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। सही है। और इसका देखो जो डायग्राम होता है, फिगर डायग्राम, वो वैसे क्या बनता है, ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर हम हीट इनपुट देते हैं, ये क्या होता है हमारा TH हाई टेम्परेचर, दैट इज़ ये TL होता है। सही है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा कहाँ पर मिलेगा, TH पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि हम हीट पंप की बात कर रहे हैं। तो हीट पंप पे कहाँ मिलता है, TH पे। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट ये रहता है। सही है। तो यहाँ पर हमारे जब कारनोट बात की थी तो हम कारनोट वाला इसका जो क्या है टेम्परेचर के फॉर्म में रख देंगे, और ये आंसर हम लोगों को कितना मिल गया 2। तो दैट इज आंसर इसका कितना हो गया आपका 2, C आंसर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने बोला है यहाँ पर अ कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट हीट एट द रेट ऑफ द 120 किलोवाट। मतलब जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कितनी हो रही है 120 किलोवाट, वाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम पावर ऑफ 30 किलोवाट। द COP ऑफ ए सिस्टम वुड बी। देखो यहाँ पर COP फिर पूछा गया है। सही। तो जो COP पूछा गया है वो हम लोगों को बताना है कितनी होगी सिस्टम की। तो रेफ्रिजरेटर है यहाँ पर, तो रेफ्रिजरेटर के हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर पहले आप लोग क्या बनाएंगे, एक इसका डायग्राम, जो फिगर है फिगर बना लीजिए। तो फिगर हमारा यहाँ से देखो W हो गया, जो वर्क इनपुट दिया गया है। तो वर्क इनपुट इन्होंने कितना दिया था 30 किलोवाट, दैट इज़ W तुम लोगों को कितना मिल गया यहाँ पर 30। अब इन्होंने बोला है जो कंडेंसर है वो हमारा हीट रिजेक्ट कितना करता है। देखिए कंडेंसर हीट रिजेक्ट कर रहा है, दैट इज़ कंडेंसर कहाँ हो गया, ये हो गया, दैट इज़ एवोपरेटर यहाँ पर हो गया, ये तुम्हारा एवोपरेटर हुआ। तो कंडेंसर हमारा कितना कर रहा है 120, और ये कितना होगा भाई ये हमको पता नहीं है, तो ये हम लोगों को निकालना है। और COP होता है किसके बराबर, COP होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर कितना होगा भाई, देखो अगर हम कंप्रेस इसकी बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है भाई Q, ये नीचे का जो एवोपरेटर वाला स्पेस होता है, एवोपरेटर में जितना हम लोगों को चाहिए होता है टेम्परेचर या जितनी हीट रिजेक्ट करनी होती है वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले Q निकाल लूँगा। तो इस पर हम लोग देखो हीट इक्विवेलेंट की इक्वेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हीट देखो इसके लिए आने वाली ऊर्जा तथा जाने वाली ऊर्जा वही तुम लोग लगा सकते हो यहाँ से, मतलब यहाँ पर हमारी एंटर कर रही है और यहाँ से रिजेक्ट कर रही है। तो रिजेक्ट कितनी कर रही है 120, दैट इज़ दी कितनी जा रही है भाई Q भी इसे दी है और W भी इसे दी है, दैट इज़ Q इजकल टू हम लोगों के लिए कितना मिल गया 90। ओके, क्योंकि ये हमारा कितना है W कितना है, दैट इज़ ये कितना है 30, तो 30 हमारा माइनस होगा 90 मिल जाएगा। तो COP कितना हो जाएगा यहाँ से आप लोग डिजायर्ड इफेक्ट देख सकते हैं 90 अपॉन 30 क्या है हमारा W। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3, दैट इज़ आंसर कितना आ गया आपका 3। ओके, तो आपको यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे भाई, यही मैं बताना चाह रहा था तुम लोगों को, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लगा देंगे कितना C, देखो 3 आंसर हो गया इसका। ओके, अब इसके हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखिए, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से बोला था कि पूरा रिवाइज़ करिए फिर आराम से क्वेश्चन लगाइए, क्विज़ लगाने का मज़ा तभी आएगा जब पूरा रिवाइज़ करेंगे। अब इसमें हम क्वेश्चन की बात करते हैं 5th। तो इसमें बोला गया है इन एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग साइकिल इज़ यूज्ड बिकॉज ऑफ। देखिए एयरक्राफ्ट में एक हम साइकिल यूज़ कर रहे थे हम, जो हमारी मतलब बहुत ही ज़्यादा
ये मतलब इस ईयर पे मतलब क्या थी, वेस्ट थी पहले तो, ईयर पे वेस्ट थी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि वो हमारी सीओपी तो कम दे रहा था, फिर भी हम एयरक्राफ्ट में यूज़ कर रहे थे। वो किस वजह से यूज़ कर रहे थे तो वो आपको बताना है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, ये पहला जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने वो बोला है लो यूनिट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। दूसरी बात बोली है इन्होंने हाई हीट ट्रांसफ़र रेट। देखो अब यहाँ पर तीसरी बोला है इन्होंने लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड और हायर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसमें से देखिए आप लोगों को मैंने बताया था आंसर कि इसका ए होगा, क्योंकि लो वेट यूनिट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हम लोग यूज़ मतलब होता है, इसी वजह से हम लोग वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो बी बोला गया है देखिए हाई रेट ट्रांसफ़र, हाई हीट ट्रांसफ़र रेट, भाई इससे क्या लेना देना है, इसका कोई, यहाँ पर हम HMT नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बोला गया है लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड, भाई लोअर टेम्परेचर हाई एल्टीट्यूड पे होता है तो उसका मतलब उसके स्पेस के अंदर का क्या लेना देना होता है, ये तो हमारा बाहर का मतलब होता है, सही है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा इन्होंने बोला है हायर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो हायर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो होता ही नहीं है, जबकि ईयर वाले का तो हमारा बहुत कम आता है, सही, तो इसलिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका लो रहता है, बट इसका जो यूनिट वेट है इसका वो कम रहता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, सही। तो एयरक्राफ्ट में याद रखना जो यूज़ किया जाता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वो इसी वजह से यूज़ करते हैं कि उसका लो यूनिट वेट होता है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हाइड्रोजन इज एसेंशियल इन एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिकॉज, भाई आप लोगों को मैंने बताया था इलेक्ट्रोलक्स में कितने तरीके के मतलब रेफ्रिजरेटर मतलब कितने तरीके हैं हमारे बोल लेते हैं। तो उसमें एक तो तुम्हारा देखो हाइड्रोजन था, एक NH3 था, एक तुम्हारा क्या था वाटर था, तो भाई ये तीन चीज़ें ले रहे थे। तो आप लोगों से जो पूछा गया है वो इन्होंने बोला है हाइड्रोजन इज एसेंशियल, मतलब हाइड्रोजन क्यों ज़रूरी है इन एन इलेक्ट्रोलैक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो करता क्या करता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बोला गया है इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द इवोपरेटर, भाई कैटलिस्ट का कोई मतलब नहीं था वहाँ पर, तो पहला हमारा नो। दूसरी चीज़ द कोल्ड हाइड्रोजन लिविंग द हीट एक्सचेंजर कूल द रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द इवोपरेटर, भाई कुछ इस टाइप का नहीं था उसमें। तीसरी चीज़ इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग अ लो पार्शियल प्रेशर इवोपरेटिंग अमोनिया, भाई ये चीज़ ज़रूर था क्योंकि इसमें क्या कर रहा था वो लो पार्शियल प्रेशर बनाने की वहाँ पर कोशिश करता था, जिससे कि हमारा हाई रेट से वो क्या हो जाता है मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है आंसर इसका क्या हो गया हमारा सी। ओके, ये चीज़ मैंने नोट भी कराई है अपने नोट्स में जब तुम लोगों को बताया था, तो ये चीज़ को भाई याद रखना। अब इसके बाद अब अगर हम बात करें 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है COP ऑफ द हीट पंप इज़, फिर तुम्हारा क्या है स्पेस है, फिर इसके बाद बोला है देन COP ऑफ इट्स रेफ्रिजरेटर वर्जन, भाई तो यहाँ पर सीधा सीधा जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि COP हीट पंप की होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, या बहुत ही ज़्यादा कम होती है, या बराबर होती है। तो ये यहाँ पर तुम लोगों को डिसाइड करके बताना है क्या होगा। देखो ये कुछ अभी क्वेश्चन आया भी था, तो COP जो हीट पंप की होती है वो क्या होती है तुम्हारी, भाई हीट पंप की इज़ ग्रेटर दैन होती है COP ऑफ किससे, रेफ्रिजरेटर से, सही है। तो हीट पंप की COP ऑफ द हीट पंप इज़ क्या होगी, मोर होगी, किससे, देन द रेफ्रिजरेशन वर्जन से। ओके, COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन वर्जन। तो यहाँ पर तुम लोगों को आंसर देना होगा सी। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ईयर, इसमें क्या बोला गया है, ए कार्नोट हीट इंजन, ए कार्नोट हीट पंप वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ 277 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स COP इज़, इसकी जो COP है वो हम लोगों को बतानी है कितनी होगी, सही है। तो यहाँ पर तुम लोग इसे निकाल सकते हो। इसे निकालने के लिए क्या करोगे, आपका एक हीट पंप है, उस हीट पंप में आप सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे। देखो फार्मूला बता देता हूँ यहाँ पर COP और हीट पंप की, अभी हम लोगों ने इस तरीके का कुछ क्वेश्चन किया भी था, तो TH/TL हो जाएगा, TH माइनस TL। तो यहाँ पर जो TH होगा वो आपका क्या ले लेना है 277, और आपको TL कितना ले लेना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड,
सही है। तो ये TH हो जाएगा आपका और ये TL हो जाएगा। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2, दैट इज़ इसका आंसर आएगा फिर C। ओके, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, भाई सही से पढ़ लो आराम से, फिर आंसर देना है इसका। इन एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, देखिए इलेक्ट्रोलक्स से एक क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहेगा यहाँ से, तो तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, कौन क्या चीज़ किस तरीके से क्या करता है। तो हाइड्रोजन हम लोग अभी पढ़ चुके थे, लो पार्शियल प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, वहाँ पर लो पार्शियल प्रेशर मेंटेन रखता है। सही। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इन्होंने बोला है कि अमोनिया इज एब्जॉर्ब इन द वाटर, अमोनिया इज एब्जॉर्ब इन द हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन इज इवोपरेटेड इन अमोनिया, या अमोनिया इज इवोपरेटेड इन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शंस में से तुम लोगों को यहाँ पर चूज़ करना है। करेक्ट किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अमोनिया क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है किस में, वाटर में भाई। तो वाटर और अमोनिया दोनों चीज़ हम लोग के क्या हो रहा था यहाँ पर, वाटर हमें यहाँ पर एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा था। देखो NH3 और H2O, एक तो ये तुम्हारा अलग भी था, वैसे अगर तुम इसमें भी ध्यान रखोगे तो यहाँ पर भी तुम लोगों को पता होगा ये रेफ्रिजरेंट की तरह वर्क कर रहा था और ये एब्जॉर्बर की तरह वर्क कर रहा था, एब्जॉर्बर। ओके। अब इसके बाद हम लोग जब इलेक्ट्रोलक्स की बात करेंगे, ये 2 सिस्टम था, एक तुम्हारा यहाँ पर और भी आ रहा था, वाटर और लिथियम ब्रोमाइड। तो वाटर वहाँ पर रेफ्रिजरेंट की तरह वर्क कर रहा था और लिथियम ब्रोमाइड किसकी तरह, एब्जॉर्बर की तरह। तो इन चीज़ों को भी नाम याद रखने होंगे क्योंकि यही पूछे जाते हैं, नाम पूछ के तुमसे पूछ लिया जाता है कौन किसकी तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब इसमें अगर इलेक्ट्रोलक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ एक और ऐड हो जाता है H2। तो देखो यहाँ पर भी ये तो दोनों काम इसके सेम रहे, ये और इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया लो पार्शियल प्रेशर मेंटेन रखने का काम हो गया। सही। तो यहाँ पर ये नाम याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को कि अमोनिया होता है वो एब्जॉर्ब कौन करता है, वही वाटर एब्जॉर्बर है, इसलिए अमोनिया को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, वाटर। तो दैट इज आंसर क्या हो गया इसका A, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन द वाटर में अमोनिया क्या हो जाती है भाई, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये तुम लोगों को याद रखना होगा। सही। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन ज़रा अच्छे से ध्यान रखना है कि 9 और आपका एक और इलेक्ट्रोलक्स का आया था, वो दोनों क्वेश्चंस में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से लगाइएगा आप। यहाँ पर बोला गया है अ हीट इंजन विथ 30% एफिशिएंसी ड्राइव ए रेफ्रिजरेटर ऑफ COP5, what would be the net heat input to the engine for each megawatt of heat removed in the refrigerator। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को तुम लोग ढंग से पढ़ लो, फिर आराम से इसे सॉल्व करो, फिर बताना, आंसर देना। आप लोग यहाँ मतलब जब देख रहे हो तो ऐसे पॉज करके आराम से उसे सॉल्व करके, इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक पेंच और एक पेन आपने पास रखना जिससे कि तुम लोग उससे क्वेश्चन को बता सको। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने बोला है एक हीट इंजन है, जो हीट इंजन है वो क्या कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 30% है। जब 30% एफिशिएंसी है, वो क्या कर रहा है, फिर अपनी उस 30% एफिशिएंसी से एक रेफ्रिजरेटर को चला रहा है, मतलब एक आप रेफ्रिजरेटर को चला रहे हैं फ्रिज को, फिर उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5, मतलब 5 है किसकी, रेफ्रिजरेटर की कोफिशेंट क्या है, 5 है। वाट वुड बी द नेट हीट इनपुट टू द इंजन को हम लोग कितना नेट इनपुट देंगे, मतलब जो इंजन की बात की गई है उसको कितना हीट इनपुट देना पड़ेगा फॉर ईच मेगावाट ऑफ हीट रिमूव्ड इन द रेफ्रिजरेटर से 1 मेगावाट हीट रिमूव्ड करने के लिए। ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझने वाली बात है, पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे छोटा। देखो ये क्या हो गया हमारा हीट इंजन, दैट इज हीट इंजन क्या करेगा, एक हमारा रेफ्रिजरेटर को चलाएगा, दैट इज रेफ्रिजरेटर। ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हीट इंजन है, जो हीट इंजन है यहाँ पर वो हमारा T1 टेम्परेचर पे है, दैट इज़ Q1 हमारा क्या ले रहा है, यहाँ से हीट दे रहे हैं हम इसको, और ये क्या Q2 हमारा हीट रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंजन है तो हीट इंजन हमारा उसी तरीके से वर्किंग करेगा जो हम लोग देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेगा, एक हमारा यहाँ से वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसको दिया जाएगा, डायरेक्टली एक रेफ्रिजरेटर को दिया जाएगा। जैसे रेफ्रिजरेटर को हमारा वर्क डन मिलेगा तो रेफ्रिजरेटर क्या करने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा,
ये हमारा एवोपरेटर है। तो एवोपरेटर है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, Q3 मान लो। ये Q3 हमारी हीट को रिमूव करेगा और एक इसमें भेज देगा यहाँ पर एटमॉस्फेयर, दैट इज़ एटमॉस्फेयर हम यहाँ पर Q4 मान लेते हैं। तो ये T3 हो गया, T3 हो गया और ये T4 हो गया। सही है। तो इस टाइप से कुछ दिया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि जो Q1 है, Q3 है, Q3 कितना है आपको 1 मेगावाट दे रखा है। 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोग्राम, जो किसके बराबर हो जाएगा 1000 किलोवाट। 1000 किलोवाट भाई, इसे पूरे को हम किलोवाट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जिससे कि हमें मेगावाट यहाँ से नहीं लेना होगा, सीधे यूनिट हम किलोवाट में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो 1 मेगावाट को हम जब किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज़ 1000 किलोवाट के बराबर हो जाएगा। तो जो 1000 किलोवाट है वो हमारी हीट को क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है। आपको क्या दे रखा है, वो Q3 दे रखा है। और यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो कितनी है आपकी हीट इंजन की 30% है। तो 30% जो एफिशिएंसी है, तो हम पहले इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं 30% एफिशिएंसी से। तो एफिशिएंसी बराबर तुम लोग जानते हो क्या होता है, यहाँ पर एफिशिएंसी बराबर क्या होता है आपका, सीधे सीधे निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग W/Q1। सही। और यहाँ पर आप लोगों को एक COP दे रखी है। तो COP हम लोगों को कितनी दे रखी है, 5 है। तो हम लोग यहाँ पर COP भी लिख लेंगे। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट तुम्हारा कितना था भाई, Q3 था। तो Q3 अपॉन वर्क इनपुट कितना था, W। तो Q3 कितना है भाई 1000 किलोवाट मतलब 1 मेगावाट है। तो यहाँ पर 1000 अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा W। तो W हमारा कितना है वो हम लोग निकाल के यहाँ से देख लेंगे बाद में। अभी हम लोग यहाँ पर W पुट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफिशिएंसी से देख लेंगे। तो एफिशिएंसी पहले हम लोग कितनी है, 0.3 है। जब 0.3 हमारी एफिशिएंसी हो गई और Q1 हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, क्योंकि Q1 ही तो हम लोगों को पता नहीं है। जब Q1 निकालना है तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए, इसे हम सीधे लिख देते हैं W। जो W है वो भी अभी नहीं पता है, तो W/Q1 हो गया। सही है। ये हमारा 0.3 = W/Q1 हो गया। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है, जो COP है वो कितना है, 5 है। तो COP 5 है और जो 1000/W हो गया। तो 1000/W हो गया। तो जब W हम लोग निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो W बराबर 5 से इसे अगर 1000 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 200। दैट इज़ W कितना मिल गया हम लोग को 200, मतलब 200 किलो जूल क्या होगा हम लोग वर्क डन दे रहे हैं। मतलब हीट इंजन का वर्क डन कितना हुआ 200 किलो जूल, जो किसको हमारा इनपुट कराया जा रहा है, कंप्रेसर को। सही। तो कंप्रेसर को मतलब इतना इनपुट कराया जा रहा है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, जो 0.3 बराबर W/Q1, ये इक्वेशन हमारी 1 से आया था। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, W की अगर वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों को Q1 मिल जाएगा। तो जब W की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो Q1 कितना हो जाएगा आपका, W 200 अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.3। दैट इज़, मैं इसे काट के दोबारा से लिखता हूँ। तो हमारा देखो 0.3 एफिशिएंसी थी, W कितना मिल गया था हमारा 200 अपॉन में ये कितना आ रहा था Q1। और हम लोगों को चाहिए क्या था Q1, क्योंकि हीट इनपुट हमने कितनी दी थी उसको, हीट इंजन को, वो चीज़ हमने निकाल के देना है यहाँ पर। तो Q1 कितना हो जाएगा 200 अपॉन 0.3। इसे आप सॉल्व कर लें तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 666.67। सही है। तो आप लोग यहाँ पर जो आपका आ रहा है 666.67, तो वो आंसर आपका कौन सा होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, वो किलो जूल पर सेकंड है, क्योंकि हम लोग मेगावाट को हमने किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। तो आंसर नंबर यहाँ पर C आ रहा है हमारा। ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो एक आध तुम्हारा क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या है, पूरा का पूरा इसमें सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर रखा है इन्होंने। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ पर छोटी है। आप लोग अगर अपनी बुक भी उठा के देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को उसमें काफ़ी मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे 11, तो वो हमारा यहाँ पर दे रखा है कि अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ -23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ वन TR का मतलब यहाँ पर होता है टन रेफ्रिजरेशन। सही है। तो 3.5 किलोवाट द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड पर टन रेफ्रिजरेशन टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर इज,
मतलब तुम लोगों को यहाँ पर क्या बताना है, एक हम लोगों के लिए रेफ्रिजरेटर दे रखा है जिसकी जो टेम्परेचर लिमिट है वो टेम्परेचर लिमिट कितनी कितनी है, -23 -23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि वो 1 टन रेफ्रिजरेशन करने के लिए अवेलेबल है, मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन का वो लिया गया है। अब इसके बाद इन्होंने पूछा क्या है, मिनिमम पावर आप लोगों को बतानी है पर टन रेफ्रिजरेशन ऑपरेट करने के लिए, मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन के लिए कितनी पावर हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग देखो यहाँ पर जानते हैं COP किसके बराबर होती है। अगर हम COP मिनिमम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम थियोटिकल चीज़ निकालेंगे। तो थियोटिकल में देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, TH। अगर हम यहाँ पर बात करें रेफ्रिजरेटर की तो हम लोग TL/TH - TL लेंगे, TH - TL। तो ये हमारा TL क्या हो जाएगा भाई, लोअर टेम्परेचर अपॉन मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम 23 273 में से अगर हम लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 के समथिंग आएगा, सही है, अपॉन में। अगर हम इसकी बात करेंगे कि अगर इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 3 10 और 4 50 के समथिंग आ गया। अब तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5। COP कितना आ गया तुम्हारा, 5। अब COP 5 होने के बाद यहाँ पर अगर हम COP डिजायर्ड इफेक्ट में देखते हैं तो हमारा कितना होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट W इनपुट। अब ये COP तो हम लोगों को मिल चुका है, तो COP कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5 COP इजगल टू डिजायर्ड इफेक्ट तुम लोगों को कितना दे रखा है, 3.5 किलोवाट। तो 3.5 क्योंकि यही 1 टन रेफ्रिजरेशन के लिए पूछा गया इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट हो गया, दैट इज़ तुम्हारा क्या है यहाँ पर जो हमारा स्पेस में रिक्वायर्ड होता है उस एनर्जी को इन्होंने पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं W वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट तुम्हारा निकालना है। जब वर्क इनपुट निकालना है तो इसे हम जैसे ही 3.5 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर W इनपुट। तो 5 7 35 दैट इज़ 0.7 आंसर आ गया तुम्हारा, सही है। तो आंसर इसका कितना है, 0.7। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर दिख रहा है कुछ, आपको V दिख रहा है, तो 0.7 किलोवाट तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर वर्क इनपुट, मिनिमम वर्क इनपुट। तो अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका कुछ इस टाइप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट यूज्ड इन VCRS आफ्टर द कंडेंसर। देखो यहाँ पर मैंने एक बार बोला था तुम लोगों को जब पढ़ाया था कि सीक्वेंस भी याद रखना है, तो सीक्वेंस भी बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग जानते हैं सीक्वेंस क्या है, तो इसका सीक्वेंस आप लोगों को सबको पता है। यहाँ पर पूछा गया है कंडेंसर के बाद, तो हम लोग जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से, देखो TS डायग्राम ही बना के दिखा देते हैं हम लोग कि TS डायग्राम को बनाएंगे, वहाँ से पता चलेगा। देखो ये कंप्रेसर लगा होता है, फिर कंप्रेसर के बाद यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर के जस्ट बाद क्या होता है, थ्रोटलिंग डिवाइस लगी होती है। थ्रोटलिंग के बाद ये क्या होता है, यहाँ पर इवोपरेटर लगा होता है। तो हमारा 1 से 2 लेते हैं, 2 से 3 लेते हैं, 3 से 4, दैट इज़ 1 से 2 क्या हो गया, कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर के जस्ट बाद क्या होता है, कंडेंसर होता है। और कंडेंसर के जस्ट बाद कौन सा होता है, थ्रोटलिंग होती है। और थ्रोटलिंग के बाद हमारा इवोपरेटर। तो यहाँ पर कंडेंसर पूछा गया है, आफ्टर द कंडेंसर, आफ्टर द कंडेंसर, आफ्टर कंडेंसर पूछा गया है, तो हम सीधे सीधे बात करेंगे, ये क्या होगा 3 से 4 थ्रोटलिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थ्रोटलिंग। तो यहाँ पर हम जो आंसर लगाएंगे वो क्या होगा हमारा, थ्रोटलिंग, दैट इज़ C आंसर, ओके। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में अगर आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो आंसर दे सकते हैं सभी लोग। यहाँ पर पूछा गया है ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द सैचुरेशन लिक्विड लाइन। जब हम सैचुरेशन लिक्विड लाइन की बात करेंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आप लोगों को मैंने पूरा डिफाइन किया था और वहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना के पूरा सब कुछ बताया था। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन की, तो ये आपका रहता है ड्राइनेस फ्रैक्शन पे। तो मैंने ये बोला था यहाँ पर क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट के बाद मैंने कुछ इस तरीके से लाइंस ड्रॉ की थी। लाइंस ड्रॉ करने के बाद तुम्हें बताया था मैंने कि यहाँ पर ये क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है। और ये क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है, ओके। तो ये चीज़ होती है।
तो हम लोग यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था, जो एक्स होता है वो लाई करता है कितने से, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो पहली बात तो ये हमारा 0 से 1 के बीच में लाई हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो बात करते हैं जीरो होता किस लाइन पे है, जीरो हम लोग बात करते हैं एक्स बराबर जीरो हमारा होता है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, एक्स इजल टू जीरो। अब यहाँ से क्या होता है, ये इधर के लिए जैसे ही मूव करना स्टार्ट होता है, देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना हमारा जो वाटर वेपर है, जो वेपर फॉर्म है वो हमारे कितना अवेलेबल है, किस में, फैट रीजन में, सही है। तो अगर वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा लिक्विड में, तो हमारा क्या है वहाँ पर वाटर में वाटर ही वाटर होगा, वहाँ पर वेपर में बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं होगा उसका, तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। अगर जैसे ही हमारा ये लाइन क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जब हम इस लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वेपर होगा और वाटर में वाटर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारी क्या हो जाएगा, वेपर लाइन हो जाएगी, वेपर वेपर होगी। तो इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, सही। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका बी। ओके, अब बी होने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ थ्रोटलिंग डिवाइस इज़ वर्किंग ऑन। जो थ्रोटलिंग डिवाइस है वो किस पे वर्क करती है भाई, तो मैंने आप लोगों को सारे उनके मतलब प्रोसीजर मतलब वो बताए थे वर्किंग, कि कौन सा किस पे, कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए होती हैं, क्योंकि हम BCRS में अब बात कर रहे हैं। तो थ्रोटलिंग जो डिवाइस है BCRS में लगी होती है। तो आप लोगों को मैंने जो बताए थे, तो यहाँ पर 4 कंपोनेंट आए थे, कुछ इस टाइप से थे, देखो 1 से 2 3 4, दैट इज़ 1 से 2 ये क्या है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर मैंने बताया था आइसेंट्रोपिक होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर होता है। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं कंडेंसर, तो कंडेंसर बताया था एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। अब इसके बाद मैंने बात बताई थी ये थ्रोटलिंग की, तो थ्रोटलिंग में आप लोगों को बताया है आइसेंथैल्पिक होता है, दैट इज़ आइसेंथैल्पिक। अब इसके बाद इवोपरेटर जो बताया था वो किस पे बताया था, कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जब थ्रोटलिंग डिवाइस की, तो थ्रोटलिंग डिवाइस में मैंने बताया था आइसेंथैल्पिक होता है, दैट इज़ H1 इक्वल टू H2 यहाँ पर रहता है। ये हाईली इरिवर्सिबल होता है, सही है, हाईली इरिवर्सिबल होता है। ये भाई इसकी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, सही। तो आप लोगों को याद रखना होगा यहाँ पर इसकी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो ये क्या है तुम्हारा आइसेंथैल्पिक, दैट इज़ आंसर सी हो गया, क्योंकि ये हमारा आइसेंथैल्पिक होता है H1 बराबर H2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्रेसर। कंप्रेसर इन्होंने कंप्रेसर इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो कंप्रेसर भाई एग्जाम्पल ऑफ, देखो ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन तो देखो बेसिक कहीं से भी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से अभी जो चल रहा है करंट में वही सब कुछ पूछा जाएगा, है तो तुम्हारा ही, मतलब कंप्रेसर भी आ गया और दूसरी बात इन्होंने ये पूछ भी लिया कि ये कौन सी तरीके का होता है, मतलब तो आपको इसमें बताना है क्लोज सिस्टम है तुम्हारा, ओपन सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर तुम लोगों को जो आंसर लगाओगे वो क्या लगाओगे वो तुम्हें सोचना है। तो यहाँ पर क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ना ही मास आ सकता है ना ही जा सकता है, तो उसमें सिर्फ हमारी एनर्जी आ जा सकती है। तो यहाँ से मास ना आना ना जाना, तो ये हमारा क्लोज सिस्टम हो जाता है। तो ये तो क्लोज सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि कंप्रेसर में क्या होता है, मास का आना और जाना दोनों ही होता है। तो क्योंकि कंप्रेसर कुछ इस टाइप का होता है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से एंटर करता है फ्लूइड और यहाँ पर हमारा आउट होता है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना सिस्टम मानते हो, इतना सिस्टम मानते हो, तो इसमें क्या आ रहा है भाई, आउटलेट भी हो रहा है मास का और इनलेट भी हो रहा है। तो दैट इज़ क्या हो गया तुम्हारा, ये ओपन सिस्टम हुआ। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों फ्लो कर सकते हैं इधर उधर, सही है। और आइसोलेटेड सिस्टम में तो भाई दोनों ही क्या होती हैं, किसी का भी मतलब फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी आंसर क्या है, ओपन सिस्टम। तो मैंने अभी तक तुम लोगों को 15 क्वेश्चंस मतलब यहाँ पर बताए हैं। ये 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को मतलब प्रैक्टिस में दे रहा हूँ और इन्हें करना था आप लोगों को। आप यहाँ पर किए होंगे तो पता चल गया होगा कि आप लोगों ने कितने आंसर सही दिए हैं और कितने आप लोगों ने गलत दिए हैं। तो इन चीज़ों को आप जैसे ही पढ़ा होगा आपको पता चला होगा, MCQ इस टाइप का होगा, तो समझ में आ जाएगा कि क्या आपके मार्क्स या क्या स्कोर होने वाला है क्या नहीं, और आप लोग कितना पढ़ रहे हैं या फिर कितना नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग इसे आराम से देखिएगा और फिर से अगर समझ ना आए तो दोबारा से क्वेश्चन को
मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चाहे आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। सही, थैंक यू।